हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है टोराइड और एंकर रिंग। आज हम देखेंगे कि जो टोराइड होता है या एंकर रिंग होता है उधर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो सबसे पहले हम एक सोलेनाइड को कंसिडर करते हैं। सोलेनाइड में क्या होता है, जो वायर है वो एक स्ट्रेट लाइन में वाउंड होता है, उसी को हम सोलेनाइड कहते हैं। उसी सोलेनाइड को अगर हम बेंड करें सर्कुलर शेप में तो उसको हम कहते हैं टोराइड। यही डिफरेंस है सोलेनाइड और टोराइड में। सोलेनाइड को जब हम बेंड करते हैं सर्कुलर शेप में तो हमें मिलता है टोराइड या एंकर रिंग। सबसे पहले हम एक रिंग को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रिंग है और हमारे पास एक जो है तार है, उस तार को हमने उस रिंग पर वाउंड किया है, लपेटा है, तो हमें क्या मिलेगा, एक टोराइड मिलेगा। ठीक है, और सपोज करते हैं कि इस रिंग में करंट जो है यहाँ से एंटर हुआ है और करंट जो है यहाँ से बाहर निकला है, और ये जो अंदर सर्कल है हमारे रिंग का, उसका रेडियस है सेंटर से ए, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू इंटरनल रेडियस। ठीक है, रिंग में दो सर्कल्स होता है, जो अंदर वाला हिस्सा है उसका रेडियस है ए और जो बाहर वाला हिस्सा है रिंग का उसका रेडियस है बी, तो बी हमारा हुआ एक्सटर्नल रेडियस। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है। ये जो टोराइड है उसको हमने n टाइम्स लपेटा है और करंट जो है I है। एक रिंग में एक टर्न में जो करंट है वो I है। दो रिंग्स है यहाँ पर, ठीक है, एक ये वाला रिंग और दूसरा ये वाला रिंग। इस वाले रिंग में करंट I है। नाउ हम इस टोराइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे एम्पायर सर्किट लॉ का यूज करके। तो सबसे पहले हम टोराइड को ड्रॉ करते हैं। टोराइड में एक रिंग होगा जिसके ऊपर वायर जो है वो वाउंड होगा, तो उसको हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा टोराइड का फिगर है। ये जो छोटे छोटे सर्कल्स है वो टर्न्स दिखा रहे हैं। नाउ हम एक पाथ को कंसिडर करते हैं जो कि बंद है, एक सर्कल को कंसिडर करते हैं जो कि इस टोराइड के अंदर प्रेजेंट है, और इस सर्कल का रेडियस सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है वो r1 है। तो ये हमारा केस फर्स्ट है, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये हमारा पाथ फर्स्ट है। तो केस फर्स्ट में हमें क्या कंसिडर करना है, केस फर्स्ट में हमें कंसिडर करना है एक क्लोज पाथ फर्स्ट को जिसका रेडियस r1 है, और ये जो इंटरनल रेडियस है हमारे टोराइड का, उससे ये जो रेडियस है वो कम है, यानी कि ये जो पाथ है वो टोराइड के अंदर प्रेजेंट है, अंदर वाले रीजन में। अगर इस पाथ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसका डायरेक्शन जो है टेंजेंट के अलोंग होगा। इस पाथ पे किसी भी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। एरो से भी एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इस पर जब भी कभी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अब इस टोराइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हमें एम्पायर सर्किट लॉ का यूज़ करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एम्पायर सर्किट लॉ के एप्लीकेशन के अंदर आता है। तो हम यूज़ करते हैं एम्पायर सर्किट लॉ को। एम्पायर सर्किट लॉ के मुताबिक जो लाइन इंटीग्रेशन होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का, वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। ठीक है, इस पाथ के लिए है। ये जो पाथ है वो किसी करंट को बंद नहीं करता। इस पाथ में कोई करंट नहीं है, तो आई के जगह पर हमें 0 पुट करना होगा। एनीथिंग इनटू 0 जो है वो 0 आता है, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर आएगा। सपोज करते हैं कि ये हमारा डी एल वेक्टर है, ठीक है, छोटा सा हिस्सा है इस पाथ के लेंथ का, और इससे जो टेंजेंट होगा उस डायरेक्शन में बी वेक्टर होगा। तो डी एल वेक्टर जो हमारा लेंथ का वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगा, सेम ही डायरेक्शन में है, उसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट में कोस 0 डिग्री, थीटा की जगह पर 0 डिग्री पुट करना है, और कोस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो बचता है सिर्फ बी डी एल। अब बी का तो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए डी एल वाले
पोर्शन का होगा, यहाँ पर वेक्टर नहीं है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमने लिखा है इसलिए वेक्टर नहीं आएगा। जब हम इस छोटे से dl का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा हमारा जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है जिसका रेडियस r1 है वो हमें मिलेगा। ये भी dl होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो टोटल सर्कमफेरेंस है हमारे सर्कल का पाथ का वो हमें मिलेगा। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r1, जहाँ पर r1 जो है वो रेडियस है इस सर्कल का, इस पाथ का, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dl के जगह पर हम 2 पाई r1 लिखेंगे तो b जो है वो 0 डिवाइडेड बाय 2 पाई r1 होगा एंड जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वाले रीजन में, ये जो सोलेनाइड है उसके सबसे अंदर वाले रीजन में, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दोनों के अंदर प्रेजेंट है, वहां पर 0 होगा, यानी कि वहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन इज 0। फिर उसके बाद केस नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड केस में हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारा पाथ है वो इस सोलेनाइड के बाहर प्रेजेंट है। बाहर मतलब ये जो हमारा इंटरनल रेडियस a और एक्सटर्नल रेडियस b है दोनों से बाहर प्रेजेंट है और ये है हमारा पाथ नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारा केस सेकंड होगा। यहाँ पर करंट होगी लेकिन एक करंट अंदर की तरफ है तो दूसरा आउटवर्ड की तरफ है। तो इस जो पाथ 3 है उसने जो करंट बंद किया होगा उसके अंदर जो करंट होगा वो 0 होगा टोटल, क्योंकि एक इनसाइड है तो दूसरा आउटसाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर पाथ 3 हमारा जो है आउटसाइड दी टोराइड, ये जो हमारा टोराइड है उसके बाहर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी हम एम्पायर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू एम्पायर सर्किटल लॉ के मुताबिक क्या होगा, जो लाइन इंटीग्रेशन होगा b वेक्टर डॉट dl वेक्टर का वो म्यू नॉट I के बराबर होगा, जहाँ पर I जो है करंट है और वो जो है 0 है, ठीक है। ये जो पाथ नंबर 3 है वो भी किसी करंट को इनक्लोज नहीं करता। इसके अंदर टर्न्स है, हम देख सकते हैं टोराइड का, लेकिन एक इनसाइड की तरफ है तो दूसरा आउटसाइड की तरफ है। करंट कैंसिल हो जाएगा दोनों का वैल्यू तो टोटल वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो सिंपली याद रखना है कि जो पाथ नंबर 3 है वो भी किसी करंट को इनक्लोज नहीं करता, वहां पर भी कोई करंट नहीं है। तो I की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, म्यू इंटू 0 जो है वो 0 आएगा। इसी वे में हमें लाइन इंटीग्रेशन करना है तो b जो है वो 0 के बराबर आएगा, वही ऊपर वाला सेम कंडीशन है, ठीक है। I की जगह पर 0 पुट किया है। नाउ हम केस 3 देखेंगे। पहले हमने इनसाइड देखा, फिर हमने आउटसाइड देखा टोराइड के। ना हम टोराइड के बीच में देखेंगे, ये जो रिंग है उसके बीच में कितना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको हम देखेंगे। तो ये है हमारा पाथ नंबर 2 जो कि इंटरनल रेडियस के बाहर है, एक्सटर्नल रेडियस के अंदर है। तो ये जो है कौन से करंट को इनक्लोज करेगा, जो इंटरनल रेडियस वाला जो टर्न्स है उस वाले करंट को इनक्लोज करेगा। और इसका रेडियस कितना है, r है, हम सपोज करते हैं सेंटर से, ठीक है। जितने भी सर्कल्स ड्रॉ किए हमने यहाँ पर वो कंसेंट्रिक होगा, सारों का सेंटर जो है एक ही होगा। पाथ 2 जो है वो रेडियस r का है और टोराइड के अंदर प्रेजेंट है, विद इन द टोराइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी हम एम्पायर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू एम्पायर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पायर सर्किटल लॉ कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो म्यू नॉट टाइम्स करंट के बराबर होता है। यहाँ पर जो करंट है वो I है। I का मतलब क्या है, I का मतलब ये जो एक टर्न है ना उसकी वजह से करंट है, लेकिन इसमें बहुत सारे टर्न्स है। कितने टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, ये हमें पता है। तो एक टर्न में करंट आए, दूसरे में आए, ऐसे करते जाएंगे तो n टाइम्स I आएगा। तो टोटल करंट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है, एक ही टर्न, एक ही लूप प्रेजेंट नहीं है जिसका हम क्लोज इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। तो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हमें n का यूज करना होगा। और ये जो पाथ है उसके जो टेंजेंट है उस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और क्या होगा, ये जो b वेक्टर और dl वेक्टर है, लेंथ का जो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो दोनों
सेम ही डायरेक्शन में होंगे। सेम ही डायरेक्शन में है मतलब कि उन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। तो ये चीज़ याद रखना है। बी और डी एल जो है एक दूसरे से पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? टेंजेंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए पैरेलल है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बी डी एल कोस थीटा लिखते हैं। थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री 1 आएगा। 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हमें मिलेगा बी डी एल। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की जगह पर हम बी डी एल लिख सकते हैं। बी का लाइन इंटीग्रेशन नहीं होगा तो बी को बाहर निकालेंगे। लाइन इंटीग्रेशन जो है डीएल वाले हिस्से का होगा। बाकी सारी चीजों को हमें यूं ही लिखना है सेम। डीएल मतलब कि ये जो पाथ है हमारा उसका छोटा सा हिस्सा, एंड जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरा पाथ मिलेगा। और ये जो पूरा पाथ है वो हमारे सर्कल का सर्कमफेरेंस है, हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के जगह पर हम 2 पाई आर लिखेंगे। बाकी सारी चीजों को सेम कॉपी करना है, ठीक है। 2 पाई आर को डिवाइड में लाया है तो बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, डिक्रीज होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है उसको जब हम लेंथ के साथ डिवाइड करते हैं, सोलेनोइड का लेंथ या टोराइड का लेंथ, ठीक है, तो वो हमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ देता है। इस फॉर्मूला का यूज करके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। यहाँ पर स्मॉल एन क्या है? वो है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में जिसकी रिपीटेशन से ये पूरा लेंथ बना है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, वो हमारा स्मॉल एन है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। सोलेनोइड का लेंथ जो है उसको हम एल से डिनोट करेंगे। टोराइड का लेंथ जो है इस सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। तो 2 पाई आर का यूज करेंगे तो जो हमारा स्मॉल एन है वो बराबर होगा कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के। इस कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के जगह पर हम स्मॉल एन लिख सकते हैं, वही हमने लिखा है। ये हमारा यूनिट लेंथ है, ठीक है। इसके रिपीटेशन से हमारा जो पूरा सोलेनोइड है वो बना है। और इस यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होता है उसको हम स्मॉल एन के साथ डिनोट करते हैं और उसी के रिपीटेशन से पूरा नंबर ऑफ टर्न्स हमें मिलेगा। ये हमारा सोलेनोइड का रिंग है सपोज करते हैं, और ये हमारा पाथ है। अब ये जो हमारा सोलेनोइड, ये जो हमारा पाथ है उसका रेडियस है r। ये जो हमारा सोलेनोइड का इंटरनल सर्कल है उसका रेडियस है r1 सपोज करते हैं, और ये जो बाहर वाला सर्कल है रिंग में उसका रेडियस है r2। तो यहाँ पर जो है असली रेडियस कौन सा होगा? r1 होगा सोलेनोइड का, है कि नहीं। इसके जगह पर जो रियल रेडियस है सोलेनोइड का उसकी जगह पर हम r यूज कर सकते हैं जब उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो बहुत ही छोटा हो। तो यहाँ पर मैं दूसरा सोलेनोइड ड्रॉ करूंगी जिसका क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा है, और इसमें हमें क्या नजर आता है? ये जो तीनों लाइन है वो मर्ज हो रहे हैं। मर्ज मीन्स एक ही जैसे लग रहे हैं, यानी कि इन तीनों का रेडियस सेम होगा। तो हम यहाँ पर पाथ का रेडियस यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को लिखने के लिए। यहाँ पर ये हमारा वो वाला सोलेनोइड है जो कि बहुत ही वाइट है, और ये हमारा दूसरा सोलेनोइड है जो कि बहुत ही पतला है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जितना पतला होगा उतना ये जो तीनों लाइन है वो पास में आएगा, और तीनों का जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। एक ही रेडियस के जगह पर हम दूसरे को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्रॉस सेक्शन स्मॉल है इसलिए यूज किया है क्योंकि हम सोलेनोइड को कंसिडर कर रहे हैं, उसके पाथ को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बुक में भी वही चीज लिखा है, टोराइड और एंकर रिंग। अ टोराइड इज जस्ट अ सोलेनोइड ऑफ फाइनाइट लेंथ। टोराइड जो है वो एक सोलेनोइड है
जिसका लेंथ फाइनाइट है, फाइनाइट मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बेंट इनटू अ सर्कल, उसको हमने बेंट किया है सर्कल में, सो दैट इट हैज नो एंड्स, ताकि उसका कोई भी एंड ना हो। यहाँ पर फिगर ए में दिया है रिप्रेजेंट्स अ टोराइड ऑफ इंटरनल रेडियस ए, एक टोराइड दिया है जिसके अंदर वाले सर्कल का रेडियस है ए, उसको इंटरनल रेडियस कहेंगे, और बाहर वाले सर्कल का रेडियस है बी, जिसको हम एक्सटर्नल रेडियस कहेंगे। वाउंड यूनिफॉर्मली एन टर्न्स ऑफ वायर कैरिंग करंट आई, और उसमें हमने जो है एन टाइम्स जो है उस क्या कहते हैं वायर को लपेटा है जिसमें करंट आई है, हर टर्न में करंट आई है। ठीक है, हमें कंसिडर करना है क्लोज पाथ को, पाथ नंबर फर्स्ट जिसका रेडियस R1 है और वो A से कम है। ये जो सोलेनाइड का अंदर वाला हिस्सा है ना उससे कम है, यानी कि ये जो पाथ है वो सोलेनाइड के अंदर प्रेजेंट है। इफ देयर इज एनी मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल इन दिस रीजन, अगर इस रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, देन इट विल बी अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ एट ऑल पॉइंट्स, तो ये जो है टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। ये जो हमारा सर्कल जैसा पाथ है वहां पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, सर्कल के एम्पायर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे, उसके मुताबिक जो लाइन इंटीग्रल होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का, वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। यहाँ पर करंट जीरो है, इस वाले हिस्से में कोई करंट नहीं है, तो आई के जगह पर जीरो पुट करेंगे तो बी भी हमारा जीरो आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो आ जाएगा। हेंस मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन इज जीरो, इसलिए इस वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होगी। केस सेकंड, हमें दूसरा पाथ कंसिडर करना है जो कि इस टोराइड के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है बाहर वाला हिस्सा है टोराइड का, उसके बाहर प्रेजेंट है हमारा पाथ नंबर थर्ड। यहाँ पर भी एम्पायर सर्किटल लॉ का यूज करना है, और पाथ नंबर थर्ड भी किसी करंट को इनक्लोज नहीं करता, यहाँ पर भी कोई करंट नहीं है तो बी जीरो आएगा। फिर हमें पाथ नंबर सेकेंड को कंसिडर करना है जिसका रेडियस आर है और वो टोराइड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, पाथ नंबर थर्ड बाहर प्रेजेंट है, इसके अंदर करंट है, हम देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर टोराइड है, लेकिन इसमें जो टोटल करंट है वो जीरो होगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कट के टोटल करंट जीरो देगा। और हमें जो है पाथ नंबर सेकेंड को कंसिडर करना है अब, जिसका रेडियस है आर, और टोराइड के अंदर है। एम्पायर्स लॉ का यूज करेंगे, म्यू नॉट इनटू करंट थ्रेडिंग द टोराइड, करंट जो कि इस टोराइड से को थ्रेट कर रहा है, थ्रेट मीन्स कवर कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, और वो जो है एन आई के बराबर होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और डी एल जो है एक दूसरे से पैरेलल होगा, यानी कि थीटा 0 डिग्री। यहाँ पर बी डी एल आया, डी एल का जब हम लाइन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो है क्लोज पाथ का सर्कमफेरेंस मिलेगा जिसका रेडियस है आर, तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 पाई आर। यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर, तो बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट विद इन द टोराइड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक पॉइंट पर जो कि टोराइड के अंदर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टोराइड। डिस्टेंस से जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा ना। अगर जो क्रॉस सेक्शन है टोराइड का वो बहुत ही छोटा है तो 2 पाई आर का मतलब होता है सर्कमफेरेंस या लेंथ हमारे टोराइड का। ये पाथ नहीं रहता, ये बन जाता है हमारे टोराइड का लेंथ या सर्कमफेरेंस। हेंस एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के जगह पर हम स्मॉल एन का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसकी जगह पर स्मॉल एन यूज किया है और यही है हमारा रिलेशन। ये जो पाथ है वो अगर आगे की तरफ होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और ये जो पाथ है वो अगर पीछे की तरफ होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, क्योंकि बी और आर में इनवर्स रिलेशन है।